मेरे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज 10 जून के करंट अफेयर में। और आज हम लोग देखेंगे कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं जो हमारे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए देखते हैं, आज के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ के निदेशक जो जगदीश एस बाकन हैं, उनको बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंधन में उनके प्रयासों के लिए माइकल बाटिस अवार्ड दिया जा रहा है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे अगली स्लाइड में। रेलवे सुरक्षा आयोग सीआरएस भारत में रेल यात्रा और रेल संचालन और रेल सुरक्षा को किस तरीके से सुदृढ़ करता है, इसके बारे में बात करेंगे। कर्नाटक सरकार ने शक्ति योजना की घोषणा की है, जिसमें से 11 जून से राज्य संचालित बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। इस तरीके से कर्नाटक सरकार की बहुत महत्वपूर्ण पहल है। अभी यहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनी है, इसीलिए नई सरकार है, इसलिए वो योजनाएं चला रहे हैं। संजय स्वरूप को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड पीईएसबी द्वारा भारतीय रेल मंत्रालय के तहत आईसीसी मतलब कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया आईसीआई, ठीक है, कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया सीसीआई ये होना चाहिए यहाँ पे, के अगले चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत सरकार ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आपूर्ति में वृद्धि के लिए कुछ दालों को प्रोक्योरमेंट सीमाओं को समाप्त कर दिया है। ये देखेंगे किस तरीके से किसानों के लिए ये लाभदायक योजना साबित हो सकती है, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने नंद बाबा मिल्क स्कीम की योजना शुरू की है, जिसके लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट है। दोस्तों, ये दूध से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है और भारत जो है विश्व में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से प्रथम स्थान पे दुग्ध उत्पादन में, और जो हमने कल पढ़ा था कि क्रूड स्टील प्रोडक्शन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पे है। केरल में स्थित फार्मर्स फ्रेश जोन, यह एक स्टार्टअप चलाया गया है केरल के एक यंग इंटरप्रेन्योर के द्वारा। उनको बुलाया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक्सीलरेटर प्रोग्राम के लिए, उनको चुना गया है। केरल को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान मिला है। इस तरीके से केरल हर तरीके से आगे है, खाद्य सुरक्षा में भी, डिजिटली भी, और वहाँ के लोग साक्षर भी सबसे ज़्यादा हैं, आईटी में भी हैं, स्वास्थ्य में भी हैं, संविधान में भी हैं। केरल को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान घोषित किया गया है। तेलंगाना केंद्रीय विज्ञान और पर्यावरण सीएससी रिपोर्ट के अनुसार समग्र पर्यावरण प्रदर्शन के लिए पहले स्थान पर है। दोस्तों, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी अपडेट जो है मिलता रहे। अब चलिए थोड़ा एक एक पॉइंट करके विस्तार से देखते हैं। ठीक है, तो पहला ही पॉइंट है कि गल्फ ऑफ मन्नार मैरी टाइम, वहाँ की मैरीन नेशनल पार्क है, वहाँ के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम क्या है? जगदीश एस बाकन। दोस्तों, ये इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी और इंग्लिश में है, आपको जिसमें सुविधा मिले आप वो देख सकते हैं। तो डायरेक्टर एस जगदीश बाकन विल बी अवार्डेड द माइकल बैटिस अवार्ड फॉर हिज एफर्ट इन बायोस्फीयर रिजर्व मैनेजमेंट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि सरकार बायोस्फीयर, वेटलैंड्स और मैंग्रोव्स को बहुत ही बढ़ावा दे रही है। तो गल्फ ऑफ मन्नार जो है ये प्राकृतिक रूप से बहुत ही संपूर्ण, और प्राकृतिक रूप से इसको रिच फील्ड कहा जाएगा। तो वहाँ पे इन्होंने डायरेक्टर साहब ने, जगदीश एस बाकन ने, बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, इसलिए इनको वहाँ पे अवार्ड दिया जाएगा। और अवार्ड 14 जून को पेरिस, फ्रांस में अवार्ड समारोह आयोजित किया जाएगा। गल्फ ऑफ मन्नार को एक बायोस्फीयर रिजर्व निर्धारित किया गया है। यह भूमध्य भारत में सबसे जैव विविधतापूर्ण तटीय क्षेत्रों में से एक है। गल्फ ऑफ मन्नार हैज बीन डेजिग्नेटेड एज द बायोस्फीयर रिजर्व एंड इज वन ऑफ द मोस्ट बायोडाइवर्स कोस्टल एरिया इन द सेंट्रल इंडिया। मरीन पार्क में मैंग्रोव, सी ग्रास और कोरल रीफ अधिकता में पाए जाते हैं। थोड़ा आप देख लेते हैं कि गल्फ ऑफ मन्नार जो है कैसा दिखता है और वो कहाँ पे है। वहाँ का जो पार्क है गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे बीच में है, कहाँ पे? धनुषकोडी के पास में ये पड़ता है। ठीक है, ये रामेश्वरम भी यहाँ से पास में ही पड़ता है। ठीक है,
तो इसको देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो समुद्री जो स्टडी करते हैं लोग, या समुद्र जो समुद्र विज्ञान के जो विशेषज्ञ होते हैं वहाँ पे स्टडी करने के लिए जाते हैं। और थोड़ा सा मैप में भी एक बार देख लेते हैं, आपको दिखा देते हैं कि गल्फ ऑफ मन्नार है कहाँ। तो देखिए गल्फ ऑफ मन्नार है, गल्फ ऑफ मन्नार मैरी टाइम इंस्टीट्यूट, ठीक है। और ये है आपका, देखिए मन्नार आइलैंड यहाँ पे है, गल्फ ऑफ मन्नार, और रामेश्वरम भी यहाँ के पास में पड़ता है, ठीक है। धनुषकोडी, धनुषकोडी बहुत ही फेमस जगह है, वहीं के आसपास है, ठीक है। देखिए कहाँ पे, देखिए मैं इसको जूम इन कर रहा हूँ, ये देखिए भारत और श्रीलंका के बीच में है, लेकिन पड़ता है भारत में ही है, ठीक है। इस तरीके से आप भी गूगल मैप का यूज़ करके देख सकते हैं। अब देख लेते हैं थोड़ा सा उसके और बारे में क्या क्या है। द गल्फ ऑफ मन्नार मैरीटाइम नेशनल पार्क इज ए प्रोटेक्टेड एरिया इन इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ 21 आइलैंड्स, ठीक है। 21 स्मॉल आइलैंड है इस गल्फ ऑफ मन्नार पे। कोरल रीफ भी है। गल्फ ऑफ मन्नार इज इन द इंडियन ओशन, ठीक है। इट लाइज 1 to 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम द ईस्ट कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। ये 10 किलोमीटर के विस्तार में फैला हुआ है, और ये थोथुकुडी और धनुषकोडी के बीच में पड़ता है, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में विस्तृत जानकारी आप विकिपीडिया पर आप देख सकते हैं। आप यहाँ से डिटेल में इसके बारे में पढ़ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, और ये 100% ऐसे ही क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं इन्वायरमेंट से संबंधित। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने देखते हैं अगला पॉइंट कौन सा है। रेलवे सुरक्षा आयोग के बारे में जानेंगे कि अभी देखिए कोरोमंडल की जो रेलवे दुर्घटना हुई है उसके बारे में से एक जानकारियाँ बारीक बारीक उससे मिल रही हैं। तो उससे उसी का मैं अध्ययन कर रहा था, तो उसी बारे में मुझको रेलवे सुरक्षा आयोग के बारे में जानकारी मिली। तो रेलवे सुरक्षा आयोग भारत में रेल यात्रा और रेल संचालन की सुरक्षा को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। द रेलवे सेफ्टी कमीशन, CRS बोलते हैं, plays a crucial role in ensuring the safety and railway travel in operation in India. The historical background of CRS dates back to the British era when the private companies were involved in the railway construction and operation, ठीक है। जब अंग्रेजों के समय में जब रेलवे के कॉन्ट्रैक्टर को जब उस पर ठेका दिया जाने लगा था, या जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं रेलवे में हस्तक्षेप करने लगी थी, तो उस समय हमारा CRS का गठन हुआ था, ठीक है दोस्तों। सलाहकार अभियंताओं की नियुक्ति के बाद निरीक्षकालय का विकास हुआ, और 1939 में रेलवे इंस्पेक्टरेट की रेल बोर्ड से अलग करने की सिफारिश की गई। इसको रेल बोर्ड से अलग कर दिया गया, ठीक है। इसको रेल बोर्ड से अलग करके कहाँ किया गया, जो भारतीय एविएशन डिपार्टमेंट जो है इसके पास इसका रिपोर्टिंग इसको वहीं होती है, इंडियन एविएशन डिपार्टमेंट में, ठीक है। ये रेलवे से बिल्कुल अलग है, केवल ये सुरक्षा और संचालन देखता है, ठीक है। इसका मुख्य काम क्या होता है, निरीक्षण होता है, मंजूरी होती है कि कोई नया काम अगर करना है रेलवे संबंधित, तो हादसे की जांच और रेलवे सुरक्षा के मामलों का जिम्मा होता है। तो हमें लग रहा है कि जो अभी रेलवे में कोरोमंडल में जो दुर्घटना हुई है उसकी जांच से संबंधित जो कार्य है इसी के पास गया है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है मेरे दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में, ठीक है। यह रेलवे से अलग डिपार्टमेंट है, केवल यह रेलवे के लिए काम करता है। इसका जो डिपार्टमेंट है वो है एविएशन से संबंधित है, सिविल एविएशन या इंडियन एविएशन करके जो डिपार्टमेंट है वो इसका उसी का एक पार्ट है, ठीक है मेरे दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1939 में। तो इस तरीके से एग्जाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, और इसको आप याद कर लें, और इस तरीके से क्वेश्चन जो है कनेक्टेड वे में पूछे जा सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगले में हम दिखाएंगे कि ये थोड़ा सा उसका चित्र हमने दिखा दिया है। रेल सुरक्षा संरक्षा आयोग, कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, CRS, ये आता है नागर विमान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर ही आता है, ठीक है। अब ये कहा जाएगा कि रेल संरक्षा आयोग किसके अंतर्गत आता है, तो कोई कहेगा भारतीय रेलवे, कोई कहेगा होम मिनिस्ट्री, ऐसे 3-4 ऑप्शन दिए रहेंगे, लेकिन आपको क्या करना है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एविएशन के अंदर ही आता है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगले पॉइंट में देखते हैं कर्नाटक ने क्या किया है अपने राज्य में महिलाओं के लिए, ठीक है। कि कर्नाटक राज्य में
शक्ति योजना की घोषणा की है, जिसमें 11 जून से राज्य की जो संचालित बसें होंगी तो महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सभी महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा दी जाएगी। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, महिलाओं को इस पोर्टल पे जाके, ठीक है, स्मार्ट कार्ड के लिए आवेदन करना पड़ेगा। जिसके पास स्मार्ट कार्ड होगा वही मुफ्त यात्रा कर सकता है। यह योजना कर्नाटक की सामान्य राज्य संचालित बस सेवाओं पर लागू होगी, जिसमें ऐरावत, अंबरी, फ्लाई बस और राज्य के बाहर यात्रा करने वाली बसें शामिल नहीं होंगी। ठीक है, केवल इंटरस्टेट जो बसें चलती हैं सरकारी वाली, उसी में इन लोगों को छूट दी जाएगी महिलाओं को। कुछ बसों पर 50% सीटें पुरुषों के लिए आरक्षित होंगी। 50% सीट 13% विल बी रिजर्व फॉर मेन। ठीक है दोस्तों, द शक्ति स्कीम इज वन ऑफ द 5 गारंटी प्रॉमिस्ड बाय कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस की नई सरकार बनी है इसलिए उन्होंने 5 जो है अपने मैनिफेस्टो में मुद्दे अपने या वादे किए थे, विच इंक्लूड जॉब रिजर्वेशन, फ्री एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड मंथली पेंशन फॉर एल्डरली वुमेन। इस तरीके से इन्होंने 5 योजनाएं घोषणा की थी। उसमें से एक योजना ये भी है कि महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा, तो इस योजना का क्रियान्वयन उन्होंने कर दिया है और ये 11 जून से प्रभावी हो जाएगी। देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। ये देखिए दोस्तों, ये केरला ये बहुत ही सुंदर वातावरण है कर्नाटक से संबंधित, और ये महिलाएं, ये बस है जो कि इसको प्रदर्शित करता है। अब देखते हैं किसकी नियुक्ति हुई है। संजय स्वरूप को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड, ठीक है, PESB, ये सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड है जो बड़ी बड़ी नियुक्तियां होती हैं उनका ये नियुक्ति करने में सहायता करता है, उनका रिक्रूटमेंट करने में। कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया के अगले चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। स्वरूप करेंटली सर्विंग डायरेक्टर इंटरनेशनल मार्केटिंग ऑन ऑपरेशन इन कॉन्कोर। ठीक है, कॉन्कोर मतलब कौन, मतलब कंटेनर, कॉर मतलब कारपोरेशन, कंटेनर कारपोरेशन मतलब ये 2 शब्दों का मिक्सचर है। वाज रिकमेंडेड फॉर द पोजीशन आफ्टर इंटरव्यूज कंडक्टेड बाय PESB पैनल। ऐसा नहीं है कि ऐसे सीधी नियुक्ति हो गई, इंटरव्यू हुआ था। द सिलेक्शन प्रोसेस इंक्लूड, इसमें 8 लोगों के बीच में से उनको एक उठाया गया। इसमें बड़े बड़े RVNL, IRSUC के जो उच्च पदों आसीन जो अधिकारी थे वो इसका इंटरव्यू देने आए थे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी नियुक्ति है जो कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया के नए CMD ये नियुक्त किए गए हैं। ये देखिए, ये है कंटेनर कारपोरेशन, ऐसे रेलवे कंटेनर जो आते हैं वो है। आगे देख लेते हैं क्या हुआ है। मुद्रास्फीति से संबंधित कुछ कार्य हुए हैं। भारत सरकार ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आपूर्ति में वृद्धि के लिए कुछ दालों की प्रोक्योरमेंट सीमाओं को समाप्त कर दिया गया है। द इंडियन गवर्नमेंट हैज एलिमिनेटेड रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्टेन पल्सेस अंडर द प्राइस सपोर्ट स्कीम टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड इंक्रीज सप्लाई। ठीक है, द रिमूवल ऑफ लिमिट्स ऑन प्रोक्योरमेंट एम्स टू इनकरेज फार्मर टू एक्सपेंड कल्टीवेशन ऑफ पल्सेस, मतलब दाल की खेती में, दाल की बुआई में तो किसानों को वृद्धि करने के लिए, किसानों को उत्साहित करने के लिए बूस्टिंग प्रोडक्शन ड्यूरिंग द अपकमिंग सोविंग सीजन। आने वाली रबी की फसल की जब बुआई हुई, दालें जो है रबी की फसल में बोई जाती हैं, तो उसमें जो जब बोई जाएंगी तो उसमें किसानों को जो है दाल के अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए जोर दिया जाएगा। इसी के अंतर्गत ये हमारा द इंडियन गवर्नमेंट हैज एलिमिनेटेड रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्टेन पल्सेस, ये रिस्ट्रिक्शन हटा दिया गया है। ठीक है, अब इकोनॉमिस्ट इसके बारे में क्या कह रहे हैं। इकोनॉमिस्ट टेरेसा जॉन नोट्स दैट द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस रिलाइज ऑन द फार्मर ट्रस्ट इन द स्टेट प्रोक्योरमेंट सिस्टम एज इट इज प्राइमरली मैनेज्ड बाय इंडिविजुअल स्टेट। यह राज्य स्तरीय लेवल पे होता है दालों का प्रोक्योरमेंट। ठीक है दोस्तों, इसलिए स्टेट के अंडर में आता है। द प्राइस सपोर्ट स्कीम गारंटी मिनिमम प्राइस फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज प्रोवाइडिंग इनकम स्टेबिलिटी फॉर फार्मर्स एंड इंकरेजिंग प्रोडक्शन। मूल्य समर्थन योजना किसानों के लिए निश्चित मूल्य की गारंटी देकर कृषि उत्पादों के लिए आय स्थिरता प्रदान करने की एक योजना है। यह योजना
विशिष्ट फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करके सरकार द्वारा उत्पादकों से अधिक मूल्य पर खरीद करने का उद्देश्य रखती है और इन फसलों की कीमतें निश्चित और एक जो है निश्चित लेवल से इनकी कीमत नीचे नहीं गिर पाती है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से प्रोडक्शन तो बहुत हो जाते हैं हमारे देश में, लेकिन उनको बेचना कहाँ पे है उसका कोई हमें डेस्टिनेशन नहीं मिल पाता है, इसीलिए जो है हम लोग मार खा जाते हैं। अब चाइना है और सारे बहुत सारे देश हैं, वो लोग अपना माल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके सीधे सरकार को भेज देते हैं, उसके बाद सरकार जो है उसका एक्सपोर्ट या जो भी करना होता है वो अपना न्यूनतम दाम लगा करके बेचती है उन लोगों को। तो एटलीस्ट जो 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 मतलब उत्पादन कर रहा है, ठीक है, जो जो मैन्युफैक्चरर है उसके पास से बेचने के लिए तो है ना कि वो कहीं बेच सकता है, उसके लिए इसके लिए एक जगह तो है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, इससे किसानों को की आय में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण साधन बन सकता है। देखते हैं अगला पॉइंट। उत्तर प्रदेश से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर सुनने को आ रही है जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नंद बाबा मिल्क मिशन योजना की शुरुआत की है, जिसमें 1000 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है। अब नंद बाबा मिल्क योजना क्या है? तो इसमें यह है कि इससे क्या हुआ कि भारत का विश्व में दुग्ध उत्पादन में शीर्ष स्थान है। ठीक है दोस्तों, चलो एक में तो शीर्ष है, दुग्ध उत्पादन में शीर्ष हैं, अरे एक जगह भूल गए, जनसंख्या में भी शीर्ष हैं। ठीक है, जनसंख्या ज़्यादा होगी खूब दूध पिएगी, तो अपने देश का जो है कंज्यूम अपने देश में रहेगा। लेकिन फिर भी भारत भूखमरी में मतलब विश्व हंगर इंडेक्स जो हुआ था उसमें कुछ 107वें स्थान पे है। इतना दुग्ध शीर्ष दुग्ध उत्पादक रहते हुए भी। और इसके प्रमुख राज्य हैं उत्तर प्रदेश 14.9%, राजस्थान 14.6%, मध्य प्रदेश 8.6% और गुजरात 7.6% और आंध्र प्रदेश 7%। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश जो है भारत में दुग्ध उत्पादन में शीर्ष पोजीशन पे है, मतलब टॉप पोजीशन पे है उत्तर प्रदेश इन मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया। ठीक है, इस उद्देश्य का ये जो नंद बाबा स्कीम चलाई गई है, इस मिशन का उद्देश्य दूध के उत्पादन को बढ़ाना है और दूध उत्पादकों को उचित मूल्य पर दूध की बिक्री के लिए डेयरी सरकारी समितियों के माध्यम से अवसर प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है। इस मिशन का डेयरी किसान प्रजातियां डेयरी एफपीओ की स्थापना के लिए योजना शामिल है और 2023-24 में राज्य के विभिन्न जिलों में 5 परीक्षण किया जाएगा जहां महिला सहभागिता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो ये डेयरी प्रोडक्शन जो फार्मिंग होगी वहाँ पे ये सुनिश्चित किया जाएगा कि महिलाओं का रिक्रूटमेंट और वुमेन एम्पावरमेंट, जेंडर इक्वलिटी, ये सब जो महिलाओं संबंधित महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित जो जो पॉइंट होते हैं उसको भी इसमें कवर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक तरीके से तो यह दुग्ध उत्पादन भी हो रहा है, अपने देश का नाम मतलब और भी ज़्यादा दुग्ध उत्पादन हो रहा है और दूसरा महिलाओं को रोजगार सशक्तिकरण हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से यह डबल बेनिफिट ट्रिपल बेनिफिट की योजना है। उत्तर प्रदेश भारत के डेयरी उद्योग में महत्वपूर्ण रूप से योगदान देने वाला प्रमुख राज्य है जहां दूध उत्पादन, प्रसंस्करण और वितरण मुख्य रूप से होता है। इस तरीके से हमें खुशी माननी चाहिए कि हम लोग विश्व में नंबर 1 स्थान पे हैं दुग्ध में, उत्पादन में, और उत्तर प्रदेश जो है नंबर 1 स्टेट है। ये देखिए थोड़ा सा उसका मैं फिगर लेके आ गया कि कैसा दिखता है। अब केरल में स्थित एक ये कंपनी है, क्या नाम है इसका, फार्मर्स फ्रेश जोन, एक स्टार्टअप है। इसको संयुक्त राज्य ने अपने एक्सीलरेटिव प्रोग्राम के लिए बुलाया है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस कंपनी के लिए, इसको संयुक्त राष्ट्र ने बुलाया है। वैसे तो स्टार्टअप इंडिया में हजारों खुलते हैं, लेकिन इसको अगर संयुक्त राष्ट्र ने बुलाया है तो इसने बहुत ही विशेष काम किया होगा। फार्मर्स एफजेड विश्व भर में 12 कृषि खाद्य स्टार्टअपों की सूची में शामिल है। विश्व में 12 खाद्य स्टार्टअप में, ठीक है, फार्मर एफजेड इज अमंग 12 एग्री फूड स्टार्टअप वर्ल्ड वाइड सिलेक्टेड बाय द यूएन टू डेवलप देयर बिजनेस। फार्मर ये एक मल्टी चेन मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म है। ठीक है दोस्तों,
जो होम डिलीवरी भी करता है। फॉर्मर एफजेड का सीईओ जो पहले न्यूयॉर्क में काम करते थे अमेरिका में, वो वहाँ से वापस आकर के इसकी स्थापना किए हैं और इसको न्यूयॉर्क सीधा यूएन ने इनको बुलाया है अपना मॉडल प्रस्तुत करने के लिए। केरल में फॉर्मर एफजेड के द्वारा केरल में इकाई 3 लाख से अधिक उपभोक्ताओं और 2000 से अधिक किसानों को जोड़ा जाता है। ठीक है, जो खेतों से ताजी फल और सब्जियां लेकर के कस्टमर के डोर होम स्टे डिलीवरी करते हैं। तो इस तरीके से देखते हैं दोस्तों कि आजकल आईटी में ट्रेंड बन गया है कि मतलब लोग पढ़ाई करते हैं आईआईटी से, आईआईएम से, और जाकर के बस विदेश में नौकरी करने लगते हैं। सिर्फ अपने लिए करते हैं ना, उनका सामाजिक जीवन कोई रह जाता है, सबसे छूट जाता है। तो एटलीस्ट इस कंपनी के जो सीईओ हैं इन्होंने अच्छा काम किया है कि भारत में आकर के इन्होंने भारत के लोगों को रोजगार दिया है और जो है एक रोल मॉडल के तौर पर अपना बिजनेस शुरू किया है। तो इस तरीके से इनकी पढ़ाई जो है सार्थक होती है, जो अपने देश के लिए ये काम कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए ताजी फल और सब्जियां खासकर आपके लिए तोड़ के लाई गई हैं। आप स्वस्थ रहें और खुश रहें। दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहें ताकि जो इसका व्यू बढ़े और लोग अपडेट मिलता है। अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है कि केरला को स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 5वीं राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान मिला है। The ranking analyzes 6 different aspects of food safety to assess the performance of Indian states and union territories, and Kerala topped the list among larger states। मतलब बड़े राज्यों में केरला जो है सबसे नंबर 1 पे आया है। किस चीज में? राज्य खाद्य सुरक्षा में यह नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश में, अरे पूरे इंडिया में। अब गोवा कम फर्स्ट एमंग द स्मॉलर स्टेट्स, while Jammu and Kashmir, Delhi and Chandigarh rank first, second and third respectively among the union territories। while जम्मू कश्मीर पहले पे है, दूसरे पे दिल्ली है, तीसरे पे चंडीगढ़ है। किसमें? राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से केरला चीफ मिनिस्टर बोथ lauded the achievement which was credited to range of initiative। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। इसमें से 1-2 और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो आप जो है घर पे पढ़ सकते हैं, इसमें से वीडियो को फॉरवर्ड बैकवर्ड करके। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, किस तरीके से हम लोगों के भारत के विकास में योगदान दे रहा है ये पॉइंट। इसके पॉइंट के अनुसार तेलंगाना केंद्रीय विज्ञान और पर्यावरण CSC रिपोर्ट के अनुसार समग्र पर्यावरण प्रदर्शन के लिए पहले स्थान पे है। ठीक है, तेलंगाना जो एनवायरनमेंट की दृष्टि से काफी अच्छे प्रदर्शन कर रहा है और काफी अच्छी रैंकिंग है इसकी, पहले स्थान पे है। ठीक है, द रिपोर्ट इवेल्युएट्स स्टेट बेस्ड ऑन 4 पैरामीटर्स। कौन कौन सा? इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर यह रैंकिंग तैयार की जाती है। तेलंगाना प्रोग्रेस इज इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर एंड म्यूनिसिपल वेस्ट ट्रीटमेंट कंट्रीब्यूटेड ऑन इट्स टॉप रैंकिंग। ठीक है, फॉरेस्ट कवर एंड म्यूनिसिपल वेस्ट ट्रीटमेंट, जो कि नगर पालिका का कूड़ा कचरा होता है, वेस्ट मैनेजमेंट और जो पेड़ लगाए जाते हैं हरियाली के लिए, मतलब हरियाली, ये दोनों ही प्रकृति के संरक्षण के लिए प्लस पॉइंट है और प्रकृति के संरक्षण प्रदान करते हैं। ये सराहनीय कार्य तेलंगाना कर रहा है, इसे और अन्य राज्यों को जो है सीख लेना चाहिए। ठीक है, however the report also highlights the area where the state performance below average, such as unused water bodies or polluted river stretches। ठीक है, तेलंगाना, इस तरीके से आपको पता लग गया कि तेलंगाना जो है आपका नंबर 1 पर्यावरण प्रदर्शन के लिए नंबर 1 इसको रैंकिंग मिली है। तो दोस्तों एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है पर्यावरण की दृष्टि से। देख लेते हैं आगे। ये देखिए, थोड़ा सा मैंने एक चित्र लगा दिया है ताकि आपको दिमाग में ये बात घुस जाए। और देख लेते हैं दोस्तों, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और आपका समय देने के लिए काफ़ी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जय हिंद, जय भारत।